अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं हसैन लियाकत। आज हम बहुत से इश्यूज़ पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे हॉकी के हवाले से। पाकिस्तान की हॉकी तनज़्ज़ुली का शिकार है और पिछले 30 साल से एक रिपोर्ट आई है वो तनज़्ज़ुली का शिकार है। लेकिन बहुत ही अजीब व गरीब सी बात यह है कि इसके अलावा कि वो तनज़्ज़ुली का शिकार हो, पैसे भी अच्छे खासे दिए गए हैं। स्पेशली लास्ट 5 to 6 ईयर्स में तकरीबन 44 करोड़ 31 लाख रुपए हॉकी को वसूल हुआ। कुछ उसको वसूलियाँ सिंध गवर्नमेंट से हुई, कुछ हुकूमत पाकिस्तान से हुई, कुछ स्पेशल ग्रांट्स थी। इवन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी कुछ ग्रांट्स मौजूद थी जो कि इस लिस्ट में शामिल थी। सो हॉकी के हवाले से ये क्या हुआ और ये फंड्स कहाँ पे लगे, इस तमाम पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक ओलंपियन इमरान भट्ट साहब, और स्टूडियो में हमें ज्वाइन किए हुए हैं इमर नजीब सत्ती जो कि एंकर पर्सन भी हैं और साथ एक मशहूर वेबसाइट क्रिकविक के लिए एज ए एनालिस्ट काम करते हैं। सबसे पहले इमर भाई, आपसे जाने से पहले मैं थोड़ा सा भट्ट साहब की जानिब जाता हूं क्योंकि उनके रेलिवेंट फील्ड है और लेजेंडरी प्लेयर है। भट्ट साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं, रमज़ान मुबारक। और आखिरकार हमें भी याद आ गई और आप देखेंगे कि अगले 2-3-4 दिन पूरे पाकिस्तान मीडिया को हॉकी की याद आएगी। और आप बताइएगा, ये जिस तरह रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट आपने देखी भी होगी, तो ये क्या लग रहा है, ये पैसे कहाँ पे लग गए? इतने ज़्यादा पैसे थे, इतनी ज़्यादा ग्रांट थी। पहले तो थैंक यू सो मच प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। आपको भी रमज़ान मुबारक। बिल्कुल दे रहा है, दुरुस्त है। काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अब असम्बली में डिस्कस हुई हैं और वैसे भी सामने हाईलाइट हुई हैं हॉकी की। लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज़ ये समझ नहीं आ रही कि इतनी मिली है। पहली बात तो यह है कि जो आपने अभी ग्रांट बताई है, जो ओवरऑल रिपोर्ट में चली है, उसके हाथ से तो पैसे मिले ज़रूर हैं, लेकिन जो आजकल जो एक्सपेंस ऑफ टूर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से हम टूर्स पे टीम जा भी नहीं रही पाकिस्तान की, सिलेक्टेड इवेंट्स खेलती है। और जहाँ तक फंड्स की बात रही, ये तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि ये पिछले 5-6 सालों में गवर्नमेंट ने इतना पैसा दिया है पाकिस्तान हॉकी को, और डिफरेंट सिंध से मिला है, पाकिस्तान गवर्नमेंट से मिला है, स्पोर्ट से मिला होगा ऑब्वियसली। तो ये जब सब कुछ फंड्स मिले हैं, पर तो ये देखना चाहिए कि ये फंड्स पे पाकिस्तान ने टूर कितने किए। मेरे ख्याल से आई गेस लास्ट 5-6 ईयर से पाकिस्तान ने इतने इवेंट्स भी नहीं खेले, और इतना फंड मिलने के बाद फंड गया किधर, ये तो मेरे ख्याल से ये एक किस्म की अजीब सी बात है। और अगर इतना फंड मिला है पाकिस्तान को, तो प्लेयर्स क्यों आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं? इसका मतलब है कि वो प्लेयर्स को नहीं मिले पैसे इतने, और ये चीज के ऊपर मेरे ख्याल से अब नोटिस चाहिए, क्योंकि पिछले 30 ईयर से पाकिस्तान जो है हॉकी में डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। बीच में पाकिस्तान टीम ने कुछ इवेंट्स में अच्छा परफॉर्म भी किया, लेकिन उस तरह की सपोर्ट नहीं मिली, और मेरे ख्याल ना ही उस तरह की फाइनेंशियली सपोर्ट मिली प्लेयर्स को। क्योंकि जब तक ये स्पोर्ट फाइनेंशियली सपोर्ट ना मिले ना प्लेयर्स को, तो प्लेयर परफॉर्म करने के बाद बूस्टअप नहीं होता। तो मेरे ख्याल से अब ये राइट टाइम है कि अगर आप आगे चाहते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी दोबारा सर्वाइव करे और पाकिस्तान की हॉकी दोबारा ऊपर आए, तो हमें पहले पिछला जैसे कह रहे थे हिसाब क्लियर करना पड़ेगा कि इतने पैसे मिले, वो पैसे गए किधर। और मैं पिछले दिनों कुछ चीजें सुन भी रहा था कि जैसा कमेटी बनाई थी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, मेरे ख्याल से अभी तक वो कमेटी सिर्फ कमेटी की हद तक ही बनी है। मेरे ख्याल से कोई भी तब्दीली नहीं हुई। जैसे क्रिकेट बोर्ड में नजम सेठी को अपॉइंट किया गया रमीज राजा की जगह, इसी तरह पाकिस्तान हॉकी में भी एक कमेटी बनाई गई है कि जो कि चीजों को तब्दील करेगी। मेरे ख्याल से ना तो वो कमेटी मुझे किसी जगह पे एक्टिव नजर आई है, और ना ही किसी किस्म की कोई चेंजेस नजर आई हैं अभी तक। जी हाँ, वो भट्ट साहब वही बात है ना कि जब क्रिकेट नहीं होती है इमर भाई, तो हमें याद आ जाती है हॉकी की। और मैं भी जिस तरह भट्ट साहब से अब मेरी आखिरी जो कन्वर्सेशन थी तकरीबन 1 महीना पहले थी, और उस वक्त भी यही था कि कम से कम थोड़ी सी क्रिकेट कम थी। तो ये इतने ज़्यादा फंड्स, इमर भाई आप भी क्रिकेट कवर करते हैं, दूसरी स्पोर्ट्स कवर करते हैं, ये किधर गए ये फंड्स? ये 44 करोड़ पे अगर हॉकी पे लग जाता तो आज हमारी जो टीम है वो 16वें नंबर पे ना होती। देखिए, अब जिस तरह की बात है कि हमने देखा कि हॉकी जो हमने आखिरी वर्ल्ड कप जीता था 1994 में, उसके बाद से हम देखते हैं एक एक स्टेप आहिस्ता आहिस्ता करके हम तनज़्ज़ुली का शिकार है। एक साबिक बड़ा जो नाम हमारे हॉकी के, एक नाम जुड़ जाता है या कुछ नाम जुड़ जाते हैं, जो एक तो जो बाकी नहीं जुड़ते हैं वो उन पर तनकीद करते हैं। जब दूसरे बरसत इक़्तिदार आ जाते हैं उन पर तनकीद करते हैं। पॉइंट इज़ दैट कि यार देखिए, हमारे ही लोग थे ना जो कि हॉकी को रन कर रहे थे, लेकिन किसी दौर में ऐसा नहीं हुआ कि यार पहले से आपकी हॉकी बेहतर होती चली गई हो, एक एक स्टेप नीचे चली गई। हमारा कौमी खेल है, नेशनल खेल है। आप देखिए, जब तक कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जब तक प्रॉपर एक सिस्टम नहीं होगा, आपकी हॉकी कभी भी ग्रो नहीं कर सकती। दो चीज़ें आपके इस वक्त दौरे हाजिर की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फाइनेंसेस, कि आपके जो हॉकी के प्लेयर हैं आप हॉकी में पैसा लेकर आएँ,
और ऐसा पैसा लेके आएंगे, ये नहीं कि जिस तरह अभी आपको ग्रांट मिल रही है तो पता नहीं चल रहा कि किधर गई और कहाँ चले गए। दूसरा भाई, आपको डिपार्टमेंट हॉकी के रिवाइव करने पड़ेंगे, ताकि हॉकी लोग कैसे खेलेंगे आपके मुल्क में हॉकी। तो खैर ये बात तो किसी और तरफ निकल जाएगी कि हॉकी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो भी आया तो उस तरह से वो हो नहीं पाया। हकीकत नहीं है कि इमरान भट्ट का जो दौर है, रेहान भट्ट का दौर है, शकील अब्बासी का दौर है, अब ये हमें एक सुनहरी दौर लग रहा है। वो हमने तो 90s वाला दौर तो देखा नहीं। तो इवन ये लोग तो मतलब बड़े वेल नाउन थे, इनकी खिदमात भी हैं, ये ओलंपिक्स में भी जाते थे, इंडिया के खिलाफ भी अच्छा परफॉर्म करते थे। पिछले 6-7-8 साल से हॉकी तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। बिल्कुल ऐसा ही है ना, देखिए पहले हम टॉप 3 में हुआ करते थे, एग्जैक्टली, फिर टॉप 5 में आए, अब 16 में, फिर टॉप 10 में हो गए, तो अब 16वें नंबर पे। हाँ, तो बात यह है कि मैं वही कह रहा हूँ कि हमारी हॉकी नीचे चली गई। पहले हम बड़ा शौक होता था कि हम पाकिस्तान की हॉकी को फॉलो भी करते थे, हमें बड़ा इंतजार होता था हॉकी के मैच का। लेकिन जब आपकी किसी स्पोर्ट में आपकी टीम अच्छा परफॉर्म ना कर रही हो, तो हम वो जनरेशन है जिसने फिर भी लेट 90s में थोड़ी होश संभाली। तो हमने शहबाज सीनियर साहब को या और हमारे जो हॉकी के बड़े प्लेयर थे उनको खेलते हुए देखा, तो हमारे अंदर वो मोहब्बत है हॉकी की, यार हमने वो फिर भी बेहतर दौर देखा हुआ है। लेकिन अब जो जिसने 2010 के बाद स्पोर्ट्स को फॉलो करना शुरू किया है, उसमें आप देखिएगा कि हमारी हॉकी और ही पीछे से पीछे चली गई। सो हम यही समझते हैं कि मेरा ख्याल है कि अगर ग्रांट मिल रही है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बीइंग ए ओलंपियन, भट्ट साहब आप क्या समझते हैं कि इतनी ज्यादा रकम है, 44 करोड़ रुपया, अगर ये हॉकी के ऊपर लगाया जाता तो हॉकी की तकदीर भी बदल सकती थी, प्लेयर्स को फीसेस भी मिल सकती थी। इसका ऑडिट वगैरह नहीं होना चाहिए कि रकम कहां से आई, कहां गई, क्या हुआ इस रकम के साथ? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं एक चीज के बहुत अगेंस्ट हूँ कि वो चीज ये है कि कोई भी ओलंपियन हो या कोई भी इंटरनेशनल हो, वो एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारा काम है ग्राउंड में काम करना, प्लेयर्स को बिल्ड करना, परफॉर्म करवाना, प्लेयर्स को जज करना, टैलेंट को हंट करना। पाकिस्तान हॉकी की तबाही वहाँ से शुरू हुई है जहाँ से ओलंपियंस जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में आके बैठे हैं। और जहाँ पे, क्योंकि जब मुझे जहाँ तक याद है कि जब हम लोग अब हॉकी खेल रहे थे जूनियर लेवल पे थे या सीनियर को टच किया, उससे पहले PIA के जो है वो चेयरमैन जो है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट होते थे। जनरल अजीज जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट आए, फिर मसरतुल्लाह आए। लेकिन जब हमारे ओलंपिक्स के पास गई है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के वो प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी आना शुरू हुए हैं, उसके बाद आप देखें हॉकी नीचे आना शुरू हो गई है। इसी तरह मैं ये कहता हूँ कि मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑनर्स हैं, कोई दूसरे बंदे जो है जो कोई पैसा इन्वॉल्व कर सकें, वो जिसे कहते हैं कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन होना चाहिए, सेक्रेटरी होना चाहिए टेक्निकल आपका, उसके बाद नीचे कोचिंग लेवल तक ओलंपिक्स का पैनल या इंटरनेशनल का पैनल होना चाहिए, फिर आपकी हॉकी इंप्रूव करेगी। अगर आप इन्हीं को वापस बार बार ला के जिसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे बिठाएंगे, तो मेरे ख्याल से हम पहले भी देख चुके हैं, नो डाउट बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़े प्लेयर हैं, इनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, हमारे भी आइडियल्स हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो बहुत बड़ा प्लेयर है वो एडमिनिस्ट्रेटर भी बहुत अच्छा हो। तो मेरे ख्याल से हमें इन चीज़ों के ऊपर सोचना चाहिए, लीड करवानी चाहिए, मल्टीनेशनल कंपनीज को एंटर करना चाहिए। सब लाहौर के अंदर ने एक इन्वॉल्वमेंट शो की है हॉकी के अंदर, मेरे ख्याल से एक अच्छा साइन है। लेकिन ये अच्छा साइन तो तभी कामयाब होगा जब इसके ऊपर आके जो अकाउंटेबिलिटी के साथ जो है प्रॉपर वो काम किया जाएगा। हमारे ब्रिगेडियर सजाद खोखर साहब पिछले 7-8 साल से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, और मेरे ख्याल से उस दौर के बाद अगर आप ये देखें तो पाकिस्तान हॉकी और नीचे आना शुरू हुई। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब पीछे के टूर्नामेंट में कासिम रियाज साहब थे हमारे साथ, तो पाकिस्तान 2014 की चैंपियंस ट्रॉफी का 16 साल बाद फाइनल खेला था 98 के बाद। उसके बाद अगर हम पीछे करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ब्रॉन्ज मेडल देता रहा 2010 में पाकिस्तान एशियन गेम जीता। जब पाकिस्तान हॉकी ने परफॉर्म करना शुरू किया तो उसके बाद भी पाकिस्तान हॉकी के प्लेयर्स को ना कुछ मिला, ना उनको स्टेबिलिटी मिली, ना उनको उसके मुताबिक जो है वो बूस्टअप किया गया। तो जब आप इन चीज़ों के ऊपर प्लेयर जब परफॉर्म करके आते, जब वो चीज़ें नहीं मिलती एसोसिएशन की तरफ से, गवर्नमेंट लेवल की तरफ से, तो वो चीज़ें नीचे की तरफ जाती हैं। क्योंकि जो इग्नोरेंस है वो पाकिस्तान वो स्पोर्ट्स को ख़त्म कर देती है। तो मेरे ख्याल से जब एक टाइम था, उस टाइम इग्नोरेंस के लिए पाकिस्तान हॉकी को जो भी इश्यूज थे, गवर्नमेंट के इश्यूज थे, आपस में, ना ये कहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट को कोई बंदा नहीं पसंद है एडमिनिस्ट्रेशन में, अगर पाकिस्तान हॉकी में बैठा हुआ की जगह बैठा, तो उसको हटा दिया जाए ना। इससे क्या होता है, प्लेयर सफर करते हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट सफर करती है, और वो गैप पड़ने से हम इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक, अच्छा, इमरान भट्ट साहब ने बड़ी गहरी बात कर दी कि एक क्रिकेटर या फिर हॉकी प्लेयर
वो अच्छा तज्जिया निगार जिस तरह नहीं हो सकता, वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकता। और ये बहुत वैलिड पॉइंट है। हम ये हमारे यहाँ ये कल्चर बड़ा ग्रो हो रहा है कि जो क्रिकेटर है उसको उठा के आप कभी चेयरमैन लगा देते हैं, कभी उसको एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब दे देते हैं। जो इमरान भाई कह रहे हैं ना कि वो कोचिंग के रोल में ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप इस बात से मुत्तफिक हैं? जी बिल्कुल, इमरान भट्ट साहब ने बड़ी बेहतरीन बात की है। देखिए, जब आप कोई खेल खेलते हैं ना, तो आपकी एक्सपर्टीज़ उस खेल में होती हैं। तो जो कोई इदारा चलाना होता है उसमें आपको प्योर एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल एक हॉकी की हम मिसाल ले लें कि आपको पाकिस्तान हॉकी को चलाना है, आपको हॉकी के बारे में नो हाउ ज़रूर होनी चाहिए कि यार हॉकी है क्या, लेकिन जो आपकी मेन चीज़ काउंट करते हैं कि इदारा कैसे चलाते हैं। तो इस पर आपने दुनिया में बड़े बड़े स्पोर्ट्स देखे होंगे जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उसमें अक्सर नॉन स्पोर्टिंग लोग जिनके स्पोर्ट्स से ताल्लुक नहीं होता, वो लोग इदारे को हेड कर रहे होते हैं क्योंकि उनको इदारा चलाना आता है। फिर जो उस खेल को चलाने के लिए लोग होते हैं कि जिस काम में उस खिलाड़ी का काम होता है, उनको वो टिपिकल रोल दिया जाता है। जैसे अभी इमरान भाई बात करते हैं कि यार वो जाके वो फील्ड में काम करेंगे, तो उनको उनकी एक्सपर्टीज के हिसाब से रोल दिया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। हम देख रहे थे कि जब से साबिक जो बड़े नाम ओलंपियंस के पास बात गई, तो हमारा हॉकी बेहतरी नहीं आई, एक स्टेप पीछे गई, क्योंकि उनकी वो एक्सपर्टी नहीं है इदारा चलाने की। उन्होंने जिंदगी सारी हॉकी खेली है। और फिर एक प्रॉब्लम ये भी हुआ जो कि चूंकि एक्सपर्ट इमरान भट्ट साहब हैं, ये लोग ही इस पे ज़्यादा बेहतर रोशनी डालेंगे कि हम ज़माना के साथ जो जिद्दत आती गई हॉकी में, उसके साथ हम उस तरह से जो खेल की पेस में फ़र्क आया, बाकी टेक्निकलिटीज़ में फ़र्क आया, उसे हम आहंग नहीं होते रहे। तो ये भी एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिला। जो बाकी हम जो मसाइल डिस्कस कर रहे हैं, जब तक हम इन सब पैराओं पर काम जो इमरान भाई ने बात की, ये भी बड़ी वैलिड बात है कि जब आपके क्रिकेटर कुछ कारनामा करके आते हैं, कि ट्रॉफी जीत के आते हैं, तो उनको प्लॉट भी दिए जाते हैं, उनको नवाजा भी जाता है। और मुझे याद है एक दफ़ा मोहम्मद यूसुफ ने कैलेंडर ईयर में कुछ रन्स बना दिए सबसे ज़्यादा, तो वो तो करोड़ोंपति हो गए थे रातों रात। जिस तरह इमरान भाई ने बात की कि ये एशिया कप जीत के आए या ओलंपिक्स जीत के आए या जो भी जीत के आए, आप आते हैं वापस, जो ऐलान होते हैं वो सरसरी ऐलान होते हैं। हॉकी के ऐलान सरसरी क्यों होते हैं? क्या जानबूझ के इसको निगलेक्ट किया जा रहा है? मैं अक्सर बड़े अरसे से मैं इस पे सोचता भी हूँ। यानी पाकिस्तान का तो कौमी खेल है हॉकी हो गया, बाकी खेल हो गया। आप अक्सर देखते हैं हमारा कोई ना कोई खिलाड़ी या कोई किसी इवेंट पे या किसी प्लेटफॉर्म पे अच्छा परफॉर्म कर देता है। अभी आप देखिए कि हारिस रऊफ साहब को उन्होंने इस्लामाबाद का एक एजाजी DSP का ओहदा दिया। एग्जैक्टली। शाहीन अफरीदी को उससे पहले मिला था, नसीम शाह को बलूचिस्तान वालों ने दिया। भाई आप बाकी हॉकी के खिलाड़ियों को क्यों नहीं देते? आप बाकी जो स्पोर्ट के लोगों को क्यों नहीं देते? वो कमतर खिलाड़ी हैं। अभी आप जब ओलंपिक्स में गए, आपके 2-3 नौजवानों ने बड़े अच्छे परफॉर्म किया, उनको क्यों नहीं आपने एजाजी ओहदा दिया? देखिए क्रिकेटर्स तो माशाल्लाह से उनको पैसा भी ठीक है, लाइमलाइट भी ठीक है, उनको तो सब चीजें मिली हुई हैं। आपके मीडिया ने, आपके बाकी इदारों ने मिलकर आपने बाकी इन खेलों को उठाना है, किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाएं, किसी को एजाजी ओहदा दें, ताकि इन लोगों को भी पता चले क्या अचीवमेंट है। तो मेरा ख्याल है कि आप सभी कुछ क्रिकेट को दे रहे हैं, ये ज्यादती वाली बात है। अच्छा इमरान भट्ट साहब, कुछ ग्लैमर की कमी है हॉकी में या फिर ग्लैमर इंक्लूड नहीं किया जा रहा? ये बड़ा वैलिड पॉइंट है एमर भाई की जानिब से कि आप हॉकी वालों को, या फिर हॉकी वालों को तो क्या, यहाँ पे फुटबॉल वालों को भी नहीं पूछा जाता, ओनली क्रिकेट चल रहा है और क्रिकेट पे फोकस है हमारा। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की इन्होंने। मैं इस बात को बिल्कुल एग्री करूंगा कि अभी ये लास्ट टोक्यो ओलंपिक्स लगे हैं जो हुआ, उसमें अरशद नदीम ने बड़ी एफर्ट की, तला तालिब ने बड़ी एफर्ट की, और हमारे बड़े यंग प्लेयर्स इंडिविजुअल गेम्स के में बड़ी एफर्ट कर रहे हैं। हम उनको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? एक बंदा एक मेडल जीत सकता है। मैं फिजिकली मुझे हमारा पिछले दिनों मैं कोच कर रहा था पाकिस्तान सीनियर टीम को, तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स कोर्ट के अंदर लाहौर के अंदर ये कोचिंग सेंटर है, वहाँ पे कैंप लगा हुआ। तो मेरी अरशद से मुलाकात हुई वहाँ पे। तो जब मैंने उसको देखा कि वो क्या डाइट ले रहे हैं, वो क्या ट्रेनिंग ले रहा है, और उसके बाद वो जाके क्या लेवल पर कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर आपके लिए मेडल लेके आया, वो क्या परफॉर्म कर रहा है। उसने एक मेडल ले लिया कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, उसने परफॉर्म कर लिया। मुझे बताएं उसके बाद आपने क्या सपोर्ट किया उसको, क्या उसको बूस्टर मिलेगा? वो अपनी मेहनत की, अपनी तहत क्या मेहनत कर रहा है कि वो मैं किस तरह सर्वाइव करूं। यहाँ जो इस तरह हम सुनते हैं कि हमारे क्रिकेटर्स भी अनाउंसमेंट करते हैं कि जी हम जो है जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हैं उनको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, क्रिकेटर्स करते हैं क्योंकि उनको वो एक लाइमलाइट में है, एक उनको फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है। देखिए उनकी भी ड्यूटीज नहीं है, वो भी एक स्पोर्ट्समैन है, वो भी मेहनत करके पैसा अर्न कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हॉकी और अदर स्पोर्ट्स में क्रिकेट से ज्यादा मेहनत है। मैं ये आपको शॉर्ट कह सकता हूँ कि इतनी मेहनत है हॉकी के अंदर कि मैं आपको बता नहीं सकता। थ्रू आउट आपको कितनी एफर्ट, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। 2 सेशंस हॉकी के अंदर करने पड़ते हैं आपको। एक सुबह मॉर्निंग में 3 आवर्स का करना पड़ता है, एक इवनिंग में 3 आवर्स का करना पड़ता है, और उसके बाद प्लेयर फिर सर्वाइव करता है। बैक टू बैक मैचेस होते हैं,
फैसिलिटीज नहीं है, इतना जिसे कहते हैं कि कैंपों के अंदर फैसिलिटीज नहीं है, प्लेयर स्ट्रगल कर रहे हैं, और अगर उसके बाद भी अगर किसी किस्म की सपोर्ट ना मिले तो मेरे ख्याल से फिर भी मैं इन प्लेयर्स के लिहाज से बात करता हूँ, ये प्लेयर्स का जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। जो प्लेयर जितना परफॉर्म कर रहे हैं विदाउट एनी फैसिलिटीज, वो जाके पाकिस्तान के लिए फाइट करते हैं, पाकिस्तानी खेलते हैं। आज किसी प्लेयर को इंजरी हो जाए हॉकी में या अदर स्पोर्ट्स के अंदर, कोई नहीं पूछता वो प्लेयर्स कहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद ना ही मीडिया पूछता, ना ही मीडिया में कोई न्यूज आती है। इधर क्रिकेटर का किसी का नी का इश्यू हो जाए तो वो एक हाईलाइट बन जाती है। तो मेरे ख्याल से हमें दूसरी स्पोर्ट्स को जरूर करना चाहिए, और हॉकी एक ऐसी चीज है कि दुनिया में आज भी हम 4 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, जो कि आज तक भी दुनिया में किसी ने इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक नहीं किया हुआ। हम क्रिकेट में 1 वर्ल्ड कप जीते हैं, हॉकी में 4 वर्ल्ड कप, 3 ओलंपिक जीते हुए हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप उनका एक एनालिसिस या जस्टिस किया जाए तो बहुत फर्क है। इमरान भाई, शॉर्ट सा सवाल आपसे ये भी करूंगा कि ये बताइएगा कि जिस तरह हॉकी की बात हम कर रहे हैं, तो हॉकी इंटरनेशनली भी ना बहुत सारी कंट्रीज खेलती है, लेकिन जिस तरह आईसीसी ग्रो हो रहा है, आप क्रिकेट की बात कर लें, आईसीसी फंडिंग कर रहा है, अफगानिस्तान को देख लें, नीदरलैंड को देख लें, इवन नामीबिया जैसे मुल्क को भी वो फंडिंग कर रहा है, तो आप ये समझते नहीं है कि हॉकी का जो स्ट्रक्चर है फेडरेशन वाइज भी थोड़ा सा कमजोरी दिखाई जा रही है, या उस तरह से इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा कमर्शियल सेक्टर को, क्योंकि ये ऊपर से जब चीज़ें ठीक होंगी तो इजीली जो नीचे भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। देखिए, हॉकी जो है ना वो कमर्शलाइज गेम नहीं है किसी किस्म में भी। अगर हम क्रिकेट को देखें तो क्रिकेट एक कमर्शलाइज गेम है। क्रिकेट में बहुत सी, मैं ओपनली कुछ चीज़ें नहीं करना चाह रहा, क्रिकेट में बहुत सी ऐसी चीज़ें जहाँ से आपको फंड्स जनरेट होते हैं। हॉकी एक ऐसी गेम है जो एक प्योर गेम है जिधर आपको कुछ फंड्स जनरेट करने पड़ते हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से कि अगर आप ये देखा जाए कि हॉकी के अंदर हमें बेसिकली हॉकी को एक इंडिविजुअल फंडिंग स्पोर्ट बनाना पड़ेगा अगर हमने सरवाइव करना है, क्योंकि अगर हम अपने फंड्स को जनरेट करेंगे तो तभी हम सरवाइव कर सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट कितना पैसा दे देगी, कितना भी दे देगी, फिर एक्सपेंस इतना ऊपर जा चुका हुआ है कि जो हॉकी गवर्नमेंट के पैसे से अपने को कवर अप नहीं कर सकता। हमें मल्टीनेशनल कंपनीज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। हम क्यों नहीं करते, हम अपने प्लेयर्स को क्यों नहीं, अगर हमारी टीम के 24 प्लेयर्स हैं, अगर 18 हमारी टीम के और बाकी 6-7 हमारे 6 स्टैंड पर ही हैं, तो हम क्यों नहीं मल्टीनेशनल कंपनीज को अपने प्लेयर्स बांट देते हैं एज ए ब्रांड एम्बेसडर। या अगर ये जो है टेक केयर करेंगे, अगर कोई प्लेयर इंजरी की तरफ जाता है तो ये उन प्लेयर को सपोर्ट करें। तो मेरे ख्याल से हमें जब मल्टीनेशनल कंपनीज इन्वॉल्व करेंगे, प्लेयर्स को भी पता होगा कि हमने आगे पीएसएल की तरह हॉकी की लीग खेलनी है, अपने आप को फिट रखना है, परफॉर्म करना है, इंटरनेशनल लेवल पे हमने खेलना। जितनी हॉकी पाकिस्तान के अंदर होगी, कोई इवेंट हमें पाकिस्तान के अंदर एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना पड़ेगा। ये फेडरेशन को चाहिए कि 3 नेशन या 4 नेशन, अगर क्रिकेट पाकिस्तान में आ सकती है तो हॉकी क्यों नहीं आ सकती। जब तक हॉकी अपने मुल्क में नहीं खेलेंगे हम आके, तब तक हमें स्पॉन्सर देंगे। बेसिकली इमरान भट्ट साहब, ये जो काम सारे कर रहे हैं ये गवर्नमेंट लेवल पे ही होने ना। ये मैं और आप तो हर दिन डिस्कशन करते रहेंगे, लेकिन जब तक गवर्नमेंट नहीं करेगी तो ये काम तो नहीं हो सकते। देखिए, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है इतनी। गवर्नमेंट ठीक है अपनी तरफ से सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ये फेडरेशन की जिम्मेदारी है कि फेडरेशन ने। लेकिन बेसिकली तो उसको वो पैटर्न इन चीफ तो ऊपर ही होते हैं ना, गवर्नमेंट वाले ही होते हैं। वो अगर अच्छा कोई चेयरमैन लगाएंगे, अच्छा कोई फेडरेशन के चीफ लगाएंगे तो रिजल्ट डिफरेंट होगा। मैं वही आपको कह रहा हूँ ना कि हमें जब तक ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर स्ट्रॉन्ग नहीं मिलेगा, मल्टीनेशनल कंपनी वाला जो पैटर्न ऑफ चीफ से जाके बात करेगा वजीर आजम से कि मेरा ये प्लान है, मैं टीम को बुलाना चाहता हूँ, हमें आगे बात करनी पड़ेगी, हमें आगे मिलना पड़ेगा, हमें आगे हॉकी का प्लान देना पड़ेगा। लेकिन प्लान वो देना पड़ेगा जो अकाउंटेबिलिटी के साथ, यानी कि जो पैसा हमारे पास आया वो पैसा ट्रूली हॉकी के ऊपर लगे। अगर पैसा गवर्नमेंट दे देगी उसके बाद फिर हम अपना एक कैलेंडर निकाल देते हैं साल का और करवाते हैं, हम उसके अंदर कुछ नहीं है, और उसके बाद वो पैसे का कुछ पूछते नहीं है, पैसा ज्यादा का है, प्लेयर स्ट्रगल कर रहा होता है। तो इस तरह तो कभी जिंदगी में हॉकी इंप्रूव नहीं करेगी जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी। और जिन्होंने हॉकी के साथ, जिसे कहते हैं जिन्होंने हॉकी को डैमेज किया, नुकसान दिया, जब तक आप उनको हाईलाइट नहीं करेंगे और उनको बैन नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान हॉकी में अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी। ठीक हो गया। इमरान भट्ट साहब अपनी कीमती राय से हमें आगाह कर रहे थे, और हॉकी के हवाले से हम हमेशा से इमरान भट्ट साहब की खिदमत लेते हैं, और इमरान भट्ट साहब से बात पे बड़ा अच्छा भी लगता है, और काफ़ी अच्छे आइडियाज़ इमरान भट्ट साहब की जानिब से मिलते हैं। भट्ट साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। एम नजीब सती साहब स्टूडियो में मौजूद है, और वापस आते हैं तो फिर गपशप करते हैं मोहम्मद आमिर के हवाले से, और फिर शादाब खान के ऊपर भी कुछ सवालात खड़े किए, पीसीबी ने उनका जवाब दिया राशिद खान ने, और 1-2 दिन में टीम अनाउंस होने वाली है पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके हवाले से भी बात होगी। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू शो। अब बात होगी मोहम्मद आमिर के हवाले से। कल हमने बात की थी शोएब जट से और मोहम्मद आमिर की वापसी की खबरें कल गर्म थी और कहा यह जा रहा था कि मैनेजर से रब्ता किया गया पीसीबी की जानिब से और मोहम्मद आमिर के मैनेजर को बताया गया कि वो मीडिया में बातें कुछ कम करें और अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दें। लेकिन कल फिर एक और बयान जारी हुआ और ये कहा गया कि इसमें कोई सदाकत नहीं है मोहम्मद आमिर की वापसी के हवाले से और तमाम तर खबरें जो हैं वो मुतज़ाद हैं और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो भी परफॉर्म करेगा उसको पिक किया जाएगा। बेसिकली ना पहली खबर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से थी और ना ही दूसरी खबर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से थी। पहली खबर भी एक सहाफ़ी की जानिब से थी जो कि समझे जाते हैं कि वो एक करीबी सहाफ़ी हैं, क्रिकेट के हल्कों में पीसीबी के हमेशा से करीब रहे हैं और कल की खबर भी इसी तरह ही लीक की गई। मतलब पीसीबी एक अजीब सा एक ड्रामा कर रहा है और एक ऐसी कैफियत पैदा करता है। कोई भी डिसीजन करने से पहले वो पहले पूरे का पूरा माहौल चेक करते हैं कि माहौल क्या है, हवा का रुख किस तरफ है और उसके बाद फैसला करते हैं। मगर इस दफ़ा भी हमें यही देखने को मिला। कल आमिर आ रहे थे, आज आमिर नहीं आ रहे और फिर जो भी बंदा खबर बताता है ना तो वो सबसे पहले कहता है पीसीबी डिनाइज। भाई पीसीबी का ट्विटर अकाउंट है, पीसीबी का फेसबुक हैंडल है, ठीक है जी, ट्विटर हैंडल है, आप अपने यूट्यूब पे बता सकते हैं, किसी भी जगह पे बता सकते हैं, आप प्रेस रिलीज जारी कर सकते हैं। पीसीबी खामोश है और साफ़ी जो है वो मज़े कर रहे हैं। देखिए इसमें अगर हम टेक्निकल ग्राउंड्स में देखें ना तो कोई भी चीज़ होती है उसको एविडेंस के साथ बात की जाती है कि यार हमारे पास ये एविडेंस, हम इस पे ऊपर बात कर रहे हैं। अब सहाफ़ी होते हैं, उनके अपने सोर्सेज होते हैं कि अपने सोर्सेज को कोट करके वो उसके बुनियाद पे एक खबर देते हैं। मैं इसलिए पीसीबी को इस पे कसूरवार नहीं कह रहा कि पीसीबी फ्रंट लाइन पे तो नहीं है। पीसीबी ने ना ये खबर जारी की कि हम आमिर से रब्ता कर रहे हैं, ठीक है, अंदर की कहानी क्या है वो अल्लाह बेहतर जाने, ठीक है ना। ये अब सब हमारी अजम्पशंस है कि मैं एक खबर की नौयत को देखता हूँ, मैं ज़राए को देखता हूँ, फिर मैं उसमें से एक रिजल्ट निकालने की कोशिश करता हूँ यार ये हुआ होगा, ठीक है, जो भी हुआ होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ना इसके हवाले से कोई तरदीद में ना इसकी हमायत में कोई खबर निकाली है। मसला अब हो क्या रहा है बेसिकली, अब मसला ये हो रहा है कि ये सारा जो बेसिकली खबर बनती है वो ट्विटर के ऊपर बनती है, ठीक है जी। ट्विटर के ऊपर एक सहाफ़ी खबर शेयर करता है कि भाई ये होने जा रहा है और फिर बहुत सारे और लोग बगैर उस खबर की तहकीक किए हुए उसको मनोअन जो है ना उसको शेयर करना शुरू कर देते हैं और आम आवाम जो है वो उसको सही समझने लगती है और एक वो ट्रेंड बनना शुरू हो जाता है। उसको कहते हैं यार ये होने जा रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल उसकी किसी ऑफिशियल फोरम पे, मुझे जब एक दो जगह पे लिखा, मैंने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तरदीद की है, तो मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप वो देखा, मैंने इनकी वेबसाइट देखी, मैंने इनके ट्विटर हैंडलर देखे, तो मुझे कहीं से भी कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज नजर नहीं आई। तो मैं ये सोचना शुरू कर रहा था कि ये कहाँ पर उन्होंने कहा है, मतलब मेरे इल्म में तो कम अज़ कम नहीं है कि पीसीबी ने उसकी तरदीद की हो। तो मेरा ये ख्याल है कि मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग देखने वाले हैं कम अज कम कि जब तक कोई चीज ऑथेंटिक ना हो जाए, ऑफिशियल ना हो जाए, उसके ऊपर कभी मफरूजा ना बनाए। जब ऑफिशियल हो गई, अभी आप देखिए ना पिछले एक हफ्ते से क्या चल रहा है, कोई कह रहा है जी कि ये कप्तान हो रहा है तो ये कप्तान हट रहा है, ये कप्तान है रहा है तो ये कप्तान हट रहा है। जब पीसीबी की में रिजीम चेंज हुआ था तो कह रहे थे कि जी बाबर आजम जा रहे हैं, वो नहीं गए, एग्जैक्टली, ठीक है, यही हुआ आपने देखा। उसके बाद जब अभी जो 3 T20 मैचेस की सीरीज थे अफगानिस्तान के खिलाफ, उसमें उन्होंने एक नया कप्तान बनाया और उन्होंने बताया कि हमको हम सिर्फ ये 3 T20 मैचेस के लिए बना रहे हैं जो दुनिया में तरक्की याफ्ता क्रिकेट के मुल्क है उसमें ऐसा होता है कि वो जो छोटी सीरीज तो मैं नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो एक्सपोजर के लिए नए कप्तान बना देते हैं, बाकी को रेस्ट दे देते हैं नए खिलाड़ियों को एक्सपोजर देने के लिए। उस पर एक तूफान खड़ा रहा सोशल मीडिया पे, जब आप उनसे हार गए थे एक और तूफान खड़ा रहा, अब एक ये नया तूफान खड़ा हो गया। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें जब तक एक ऑफिशियल फोरम से कोई ऑफिशियल चीज नहीं आ जाती तब तक के लिए अपनी राय दोनों दोस्तों से मैंने रब्ता किया ना, एक शाजेब साहब भी हैं हमारे कराची से दोस्त हैं, एक कादिर हैं। अब शाजेब की जब ट्वीट आई तो उसके बाद कादिर ये कह रहे हैं कि मेरी फाख्ता की खबर गलत नहीं हो सकती। अच्छा जी, फिर शाजेब की ट्वीट के बाद एकदम बड़े बड़े मीडिया हाउसेज है ना ये खबर लगा दीजिए पीसीबी ने तरदीद कर दी। भाई अगर पीसीबी ने तरदीद किया तो उसको एक तो अपने ट्विटर हैंडल पे लगाए, जिस तरह आपने बोला, प्रेस रिलीज पे लगाए और फिर उनसे पूछे भाई आपकी फाख्ता कौन है, कौन सा सिलेक्टर है जिसने आपको ये खबर बता दी कि मोहम्मद आमिर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए साफी तो अपनी खबर पे कायम रह सकते हैं, exactly. जैसे जो कादिर की हम बात करें, उन्होंने अपनी खबर दी, वो अपनी खबर पे कायम exactly. तो अगर पीसीबी समझता है कि खबर सही नहीं है, मिसाल लीजिए, तो पीसीबी उसकी तरदीद कर दे कि भाई पीसीबी करता रहा है। आप देखें कि कुछ ना कुछ वक्त की यानी कुछ टाइम टू टाइम आपको नजर आता है कि अगर पीसीबी को लगे ये हमारी खबर नहीं है तो वो उस इदारे का नाम कोट करके कहता है कि भाई इस इदारे ने ये खबर दी है, ये सही नहीं है और उसकी ये वजह है, तो पीसीबी ने इसकी तरदीद नहीं की। तो मेरा ये ख्याल ये है कि
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसमें हवाले से प्रेस रिलीज जारी कर लेनी चाहिए थी, अगर वो समझते हैं कि ये खबर दुरुस्त है। और आप ये समझते नहीं कि जब से ये नई मैनेजमेंट आई है इस तरह की बहुत सारी चीज़ें फैलाई गई, जिस तरह आपने पहले बात की बाबर आजम के हवाले से, फिर मोहम्मद आमिर के हवाले से, PSL में इवन देखा होगा आपने, कभी मैच हो रहे हैं कभी नहीं हो रहे, तो इन्होंने ये रवायती बना ली कि पहले एक खबर फ्लोट करते हैं और उसके बाद देखते हैं रिएक्शन क्या होगा, या रिएक्शन क्रिएट किया जाता है और फिर जो है एकदम तब्दील कर देते हैं। मैं फिर वो हसनैन वही बात करूंगा कि PCB ऑफिशियली नहीं करता है। जब तक वो ऑफिशियली नहीं करता है तो हम उनसे गिला शिकवा ही नहीं कर सकते। गिला शिकवा नहीं कर सकते, टैक्टिक्स बड़ी अच्छी है। हाँ, यानी कि हम ऑफिशियली की एक बात नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक वो ऑफिशियल कोई चीज़ नहीं करेंगे तब तक हम उसके ऊपर कंक्रीट बात नहीं कर सकते हैं। वो ये है कि जराए के हद तक किसी सहाफ़ी के अच्छे जराए होंगे तो वो उसको आज है कि भाई ये खबर आ रही है, तो वो उस हवाले से वो कहेगा कि एक चीज़ को फ्लोट कर देगा। लेकिन मैं एक आम आवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर बात करूंगा कि जब तक एक ऑफिशियल जगह पे खबर ना लग जाए, आप किसी खबर को हतमी और जो है ना लाजमन मलजूम ना। वैसे चले टॉक अबाउट मोहम्मद आमिर, क्या उनको वापसी करनी चाहिए? ग्रीन सिग्नल उनको चले मिल गया, चले पहले एक बात कर लेते हैं, ग्रीन सिग्नल मिला था कल, तो ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद आमिर को आप कहाँ पे देख रहे हैं? उनकी वापसी आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? देखिए, मोहम्मद आमिर के ऊपर एक मुश्किल फेज आया था कि जहां उनकी थोड़ी पेस कम हो गई थी, पहले थोड़ा सा मुश्किल पैच भी था, तो उस वक्त लग रहा था कि शायद मोहम्मद आमिर की वापसी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन उन्होंने हमने पिछले देखा कि कुछ अरसे में अपनी पेस को वापस से रीगेन किया। पेस क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, पेस आपके पास नहीं है तो फिर आपका सर्वाइव करना बड़े लेवल पे मुश्किल हो जाता है। आप देखिए इस PSL में बड़ी अच्छी बॉलिंग की मोहम्मद आमिर ने और बेहतरीन बॉलिंग की है मोहम्मद आमिर ने। फिर उससे पहले बांग्लादेश प्रीमियर लीग में आमिर की बॉलिंग बहुत अच्छी थी। बात यह कि इस वक्त ये कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के इतने फास्ट बॉलर्स हैं, इतने फास्ट बॉलर्स के ऑप्शन है कि आप ये कह सकते हैं कि हमें अब कहाँ जगह बनेगी या किस तरह से जगह मिलेगी। लेकिन ये कि मोहम्मद आमिर के पास जो एक्सपीरियंस है ना, वो एक्सपीरियंस का कोई नेमल बदल नहीं होता है पूरी दुनिया में। तो बात यह है कि लेकिन अगर किसी भी खिलाड़ी का कमबैक होना है, ऑन टॉप ऑफ ऑल द थिंग्स, आपने पहले टॉप उसका ये है कि वो पहले तो वो रिटायर हैं, तो वो कैसे वापस आ सकते हैं? टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर उन्होंने रिटायरमेंट ली हुई है। सबसे पहले वो रिटायरमेंट वापस लेंगे। एक तरीकाकार होता है कि वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में हिस्सा लेंगे, वहाँ एक बार फिर थोड़ा परफॉर्म करेंगे। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, शोएब अख्तर टीम से ड्रॉप थे, अब कितना बड़ा नाम है, उनकी फॉर्म फिटनेस के भी इश्यूज थे। वो पाकिस्तान के, ये गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ, 2009 के T20 उस वक्त T20 जो हमारा टूर्नामेंट होता था उसमें गए, परफॉर्म किया और उस तरीके से वापस आए। तो आमिर भी आ सकते हैं अगर वो खुद विलिंग है पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने के लिए। अच्छा, आमिर अगर विलिंग है तो कर सकते हैं, लेकिन ये बताएं कि आमिर की जगह किस तरह मतलब बनेगी टीम में? हारिस रऊफ टीम के साथ मौजूद हैं, शाहीन अफरीदी टीम के साथ मौजूद हैं, नसीम शाह और हसनैन टीम के साथ मौजूद हैं, नए 2 लड़के आगे, जमान खान, एहसान उल्लाह, इवन वसीम जूनियर भी आप कह सकते हैं लास्ट 1-1.5 साल से या 2 साल से सर्किट में है, तो उनको एडजस्ट कहाँ पे किया जाएगा? अगर वो आ भी सकते हैं, रिटायरमेंट वापस ले भी लें, तो एडजस्टमेंट उनकी कहाँ पे बनती है? देखिए, एडजस्टमेंट अगर मैं इसको ये मिसाल ले लेता हूँ कि वो रिटायरमेंट वापस ले लेते हैं और वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके फिर वापस पाकिस्तानी टीम में आ जाते हैं। अभी आपको मसला ये आ रहा है कि एक तो आमिर आपको ये देते हैं कि नया गेंद अच्छा करते हैं, और आपको जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है आपको डेथ ओवर्स में आ रहा है, यानी आखिरी के जो ओवर्स होते हैं ना, उसमें आपको बॉल करने का इशू आ रहा है। आपके जो प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं वो अमूमन महंगे रह जाते हैं आखिर के ओवर्स में। शाहीन शाह अफरीदी नया गेंद बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आपने देखा कुछ क्रूशियल स्टेजेस में उनको आखिरी ओवर्स में भी रन पड़ जाते हैं। वसीम जूनियर को नए गेंद का इशू है, वो नए गेंद से मार खाता है और आखिरी ओवर्स में फिर भी बेहतर कर लेता है। यानी जो आमिर एज अ पैकेज अगर वो अपनी फुल फॉर्म एंड रिदम में हो तो वो नया गेंद भी अच्छा कर लेते हैं और वो पुराना गेंद भी अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है उनको। आप देखिए ना, एक्सपीरियंस का कोई सेकंड नहीं होता, तो उस तरह का प्लेयर को आप डेफिनेटली अपनी जगह खुद ही बना लेता है वो। अच्छा, वर्ल्ड कप में हमें एक्सपीरियंस याद आ जाती है, और हर वर्ल्ड कप में हमने देखा कि हम एक्सपर्ट्स को लेके गए और ऐसे ऐसे लोगों को लेके गए जो 4-4 साल टीम से बाहर रहते थे, लेकिन इसलिए उनको ले जाते थे जी कि ये बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है, ये हमें काम आएगा। आपने इवन 2011 में आपको याद होगा मोहाली में हम जब वो खेले थे वर्ल्ड कप, तो उसमें शोएब अख्तर को हमने एकदम से ही वापस टीम में ले आए थे, हालांकि उस वक्त शोएब अख्तर की फिटनेस उस लेवल की नहीं थी कि वो इतना बड़ा इवेंट खेल सकते। तो ये वर्ल्ड कप के दौरान हमें एक्सपीरियंस क्यों याद आ जाता? अच्छा, ये जो मैं अभी डिस्कशन कर रहा हूँ ना, मैं ये क्लियर करता चलूं, मैं T20 क्रिकेट के वाले से कर रहा हूँ, मैं 50 ओवर की क्रिकेट की डिस्कशन नहीं कर रहा। 50 ओवर की नहीं कर रहा, मैं टॉकिंग अबाउट 50 ओवर्स, क्योंकि आगे तो हमने वर्ल्ड कप को देखना है। बिल्कुल, क्योंकि मैं T20 क्रिकेट के वाले से बात कर रहा था, क्योंकि आमिर खेलते ही T20, वो 50 ओवर फॉर्मेट आपके सामने नहीं खेल रहे हैं, तो इसलिए जब वो फॉर्मेट नहीं खेल रहे हैं तो 50 ओवर फॉर्मेट मुश्किल होता है। तो ये जो मेरी सारी डिस्कशन थी ये T20 फॉर्मेट के हवाले से थी। जो आप 50 ओवर फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, 50 ओवर फॉर्मेट सबसे मुश्किल फॉर्मेट है, ये T20 से बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लंबी 50 ओवर की क्रिकेट होती है। यहाँ पर बॉलिंग के लिए भी अब आपको स्टेमिना चाहिए, क्योंकि आपके क्रिकेटर्स T20 खेल खेल के उनका स्टेमिना
4 ओवर के हद तक काफी हद तक महदूद हो गया है, क्योंकि आप जितनी बॉलिंग करते हैं आपके बॉडी के मसल खुलते हैं, आपकी बॉडी यूज टू होती है उसने करने की। तो 50 ओवर वर्ल्ड कप में हमेशा से जो किसी भी टीम का अच्छा कॉम्बिनेशन होता है वो यूथ और एक्सपीरियंस दोनों का मिलकर होता है। सारे ही एक्सपीरियंस डाल देंगे तो फिर फील्डिंग कौन करेगा, और सारे यूथ डाल देंगे तो आपको तजर्बे की फिर कमी रहेगी। तो मेरा ख्याल है कि जिसकी भी सिलेक्शन हो मेरिट पे होनी चाहिए। वहाब रियाज ने भी एक बयान दिया था कि 50 ओवर क्रिकेट में आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी। तो क्या वहाब रियाज अपनी बात कर रहे थे, आमिर की बात कर रहे थे, या फिर शोएब मलिक की बात कर रहे थे? आपको पता है कि तीनों इस वक्त वर्ल्ड कप की जो है ना जंग के लिए किसी ना किसी हद तक अपने सोर्सेज तो लड़ाएंगे। देखिए जैसे शोएब मलिक है वो तो रिटायर्ड है 50 ओवर क्रिकेट से। वहाब रियाज जो हैं वो मेरा अच्छी इज़ अ डिसेंट बॉलर, ठीक है, लेकिन ये कि अब मेरा नहीं ख्याल कि उनके लिए स्पेस बन पाएगी 50 ओवर की क्रिकेट में, क्योंकि आप देखिए जो एहसान उल्लाह है वो ये नहीं कि वो T20 से अगर उनको आप 50 ओवर में मिसाल लीजिए कि आप शामिल करते हैं तो वो अभी वो पाकिस्तान आपके डोमेस्टिक में 50 ओवर में भी परफॉर्म करके हैं। पाकिस्तान कप में सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे एहसान उल्लाह, आपका कायदे ट्रॉफी पूरी खेल कर आए इस पूरे सीजन में, बड़ी अच्छी बॉलिंग। मैं खुद कमेंट्री कर रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, तो बहुत अच्छी बॉलिंग की आप एहसान उल्लाह ने, बड़ी बैटिंग ट्रैक्स थे, तो बड़ी हार्ड अर्न क्रिकेट खेल कर आ रहे हैं। फिर आपके पास हारिस रऊफ हैं, फिर आपके पास शाहीन अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, वसीम जूनियर हैं। तो आपने वसीम जूनियर तो सुना ड्रॉप हो रहे हैं 50 ओवर के वर्ल्ड कप में ड्रॉप करेंगे तो गलती करेंगे। उसकी वजह अभी रिसेंट सीरीज में को ड्रॉप हो रहे हैं। आई डोंट नो कि ये क्लैरिफाई नहीं किया गया कि 50 में ड्रॉप करेंगे या 2020 में ड्रॉप करेंगे। T20 में मेरा ये ख्याल है, देखिए दुनिया से ना, अगर मैं छोटी सी जल्दी से इस बात को खत्म करता हूँ, दुनिया क्या करती है कि जब आपके पास प्लेयर पूल बड़ा हो जाता है ना, तो वो क्या करते हैं कि प्लेयर को रोटेशन बेस पे खिलाते हैं। आपके पास प्लेयर ज्यादा हैं, एक सीरीज में कुछ को खिला दिया, एक सीरीज में कुछ को खिला दिया, फिर जिस सीरीज में जिस टीम के खिलाफ आपको लगता है ज्यादा बेहतर कर सकता है ना, उसको उस हिसाब से जरूरत के हिसाब से प्लेयर्स को खिलाते हैं। ठीक है, अब दुनिया इस मॉडल पे चलेगी, स्पेशली इसकी एक बड़ी मिसाल इंग्लैंड है। तो चूंकि हमने, जब मैं 50 ओवर की बात करूंगा, अपने इंडिया में जाके खेलना है, वसीम जूनियर का स्लिंगी एक्शन है, रिवर्स स्विंग बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, स्पेशली जब बेशक 2 नई गेंदें लगती हैं, 30-35 ओवर के बाद अच्छा खासा रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। इंडिया में ड्राई कंडीशंस होंगी तो वसीम जूनियर की आपको जरूरत पड़ेगी। जो बॉलर रिवर्स स्विंग करेंगे उनकी जरूरत पड़ेगी, और वसीम जूनियर को पता नहीं मुझे एक क्योंकि हमने इस वक्त थोड़ी देर बाद ब्रेक भी लेनी है और वापस आएंगे, शादाब खान के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब नसीम शाह ना वो पुराने नसीम शाह नहीं रहे, जितनी उनकी हाइप मिली थी, जितना अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया था T20 वर्ल्ड कप में। अब कुछ ना कुछ जो है ना उनमें खराबी है, फिटनेस की खराबी है, क्या है उनके साथ, क्या चल रहा है, उनको आप क्लोजली वॉच कर रहे हैं? मैं बिल्कुल देख रहा हूँ। देखिए प्लेयर के ऊपर अभी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो स्टिल इज़ वेरी यंग, वेरी न्यू प्लेयर। ये जो वक्त होता है प्लेयर का, टैलेंट तो उसके पास होता है, लेकिन वो एक एक्सपीरियंस के बीच में से करता हुआ गुजर रहा होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उसको सूट करती है, क्योंकि उसकी थोड़ी लेंथ पीछे है, थोड़ा बैक ऑफ द लेंथ पे वो बॉल करता है, सीम को हिट करता है, तो वहाँ गेंद निकलता है, चढ़ता है, उसको सीम मूवमेंट मिलती है। यहाँ पर अभी आप जब से अफगानिस्तान गए थे तो बहुत स्लो कंडीशंस थी, स्लो कंडीशंस में गेंद उसका निकल नहीं रहा था। सुबह पहला ओवर जैसे आप नसीम का देख रहे थे ना, नसीम थोड़ा पीछे से गेंद घुमा रहा था। पीछे से जब आप गेंद को घुमाते हैं ना तो गेंद प्ले एंड मिस ज़्यादा होता है। शाहीन क्यों ज़्यादा आउट करता है, वो आगे से करता है। आगे में जब आपने मिस की ना तो आप या लेग बिफोर होंगे या बोल्ड होंगे, तो ये लेंथ का बड़ा फर्क होता है। तो ये नसीम को वक्त के साथ सीखना पड़ेगा कि मैं किस कंडीशन में मेरी लेंथ क्या होनी चाहिए। कहीं आगे होगी, जैसे इंग्लिश कंडीशन है उसमें आगे करनी पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया में बैक ऑफ द लेंथ भी कर सकते हैं। तो ये अभी सीख रहा है, टैलेंट बहुत अच्छा है, रिवर्स भी करता है, उसका हमने रिवर्स देखा भी है कि वो भी रिवर्स करता है। प्लेयर बहुत अच्छा फास्ट। ये नसीम का नाम मैंने इस वजह से लिया कि मुझे लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं आमिर को इसकी जगह एडजस्ट ना किया जाए, क्योंकि अभी तक की जो उसकी फॉर्म लग रही है। हाँ, लेकिन ये कि फॉर्म अच्छी बुरी ये खेल का हिस्सा है। ठीक, हाँ। ये खेल का हिस्सा है जी। अहमद रजीब सती से डिस्कशन का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक के, तो हम डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे और शादाब खान के हवाले से भी कुछ गर्मा गर्म ट्विटर पे बहस चल रही है, उस हवाले से भी बात करेंगे, और पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज़ के हवाले से कौन सा स्क्वाड होगा और क्या हतमी शक्ल दी जाएगी, उस हवाले से भी वापस आके बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब बात करते हैं शादाब खान के हवाले से। शादाब खान जो कि कप्तान थे अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में, पहले 2 मैच तो ना जीत सके लेकिन आखिरी मैच जीतने में कामयाब हुए, और उसके बाद शादाब खान के कुछ बयानात हैं जो कि मीडिया में बड़े गर्म रहे। एक तो उनका अपने आप को वज़ीर कहना और बाबर को बादशाह कहना, ये थोड़ा सा महंगा पड़ा शादाब खान को, लग ये रहा है।
और उसके बाद शादाब खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कह दिया था कि सीनियर्स की ज़रूरत है टीम को, और सीनियर्स के बगैर देख लें कि टीम कैसा परफॉर्म करती है। और खबरें ये आ रही हैं, ये भी एक खबर है पीसीबी की जानिब से कोई नहीं आई, कोई अभी तक प्रेस रिलीज नहीं आई, लेकिन एक और टेस्टर है जिसको मार्केट में फेंका गया और इसके ऊपर बड़ा रिएक्शन आ रहा है कि शादाब खान को वाइस कैप्टनसी से हटाया जा रहा है। एमर फिर वही बात आ गई, एक और जो है ना वो कन्फ्यूजन चल रही है, और ये भी खबर जो है ज़राए से ही मालूम हुई। पीसीबी अगेन प्लेइंग वेरी इंटेलिजेंटली, और वो क्या कहते होते हैं कि लोगों का गम और गुस्सा जो है ना वो बेसिकली उसकी पैमाइश कर रहा है पीसीबी के कितना गम और गुस्सा आएगा। तो ये शादाब खान के हवाले से क्या कंट्रोवर्सी चल रही है? अच्छा देखिए, जो पहले ये बात शुरू हुई थी, जैसे शादाब खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बाबर को बैक किया था उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि इससे ये भी आपको साबित हो गया कि सीनियर प्लेयर्स की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। अच्छा, उसके बाद एक तूफान आया सोशल मीडिया के ऊपर जी के शादाब खान जो है वो बैक ऑफ कर रहे हैं, आपको कप्तान बनाया है, आप इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं इस तरह से, और बहुत बुरा भला भी कुछ रुका। तो मेरा ये ख्याल है कि आप जब प्लेयर को ग्रूम करते हैं ना, तो आप नए कप्तान को भी ऐसा ग्रूम कर रहे होते हैं। आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपका नया कप्तान अगर गलत स्टेटमेंट दे दिया तो आपने उसके ऊपर जब आप घर में गलती करते हैं, आपके वालिदैन आपको घर से बाहर नहीं निकालते, वो घर के अंदर आपको डांट के समझाते हैं कि आपने गलती की है। तो मिसाल लीजिए कि अगर उनको आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर ये लगता है कि भाई शादाब खान को बयान नहीं देना चाहिए था, तो इंटरनली उसको कह दें कि भाई ये आप आगे वाली सीरीज में एहतियात करना, इस तरह का बयान ना दो, हम आपको ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, हम आपको एज अ फ्यूचर कैप्टन देख रहे हैं, आपको ग्रूम कर रहे हैं अंडर बाबर आजम, तो आपको इस तरह के बयान को अवॉइड करना चाहिए। ना चाहिए कि आप कहें कि जी तुमने चूंकि अब ये बयान दे दिया तो अब हम तुम्हें जो है वो नायब कप्तानी से फारिग कर रहे हैं। इस तरह तो प्लेयर नहीं बनते, ऐसे तो कप्तान नहीं बनते। नया बंदा है, गलती तो करेगा, किसी भी फील्ड में नया बंदा हो, वो कौन सा ऐसा बंदा है जो गलती नहीं करता है? हाँ, तो आप उनको साथ समझाते हैं, गाइड करते हैं, लेके चलते हैं। अब चूंकि अभी ये कोई चीज़ ऑफिशियल नहीं हुई, लेकिन अगर ऐसा होता है, मैं उसके बेस पे बात करूं, अगर ऐसा होता है तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ भी ज्यादती होगी, शादाब खान। देखिए, खबर में किसी न किसी हद तक तो सच्चाई है इमर भाई, क्योंकि राशिद लतीफ़ खुल के मैदान में, और मैं देखा राशिद लतीफ़ पाकिस्तान में उन तजिया निगारों में है जो कि क्रिकेट को बड़ा डीपली फॉलो करते हैं और बेसिकली क्रिकेट की समझ बूझ बहुत रखते हैं, और कंट्रोवर्सीज में बड़ा कम पढ़ते हैं राशिद लतीफ़। लेकिन राशिद लतीफ़ ने अब ये बोला है कि शादाब खान को कैप्टनसी से हटाने के लिए या समथिंग जो भी प्रेशर है कि उसको नफसियाती मरीज बनाया जा रहा है पीसीबी की जानिब से। ये मतलब बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है राशिद लतीफ़ की जानिब से। जी, वो एक्चुअली जो राशिद लतीफ़ साहब ने कहा था कि उन्होंने कहा कि इसी तरह से खिलाड़ी नफसियाती मरीज बनते हैं, 90% खिलाड़ी पाकिस्तान के नफसियाती मरीज बन जाते हैं। लोग पूछते हैं क्या हुआ, तो यही वजूहत होती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाता है, क्योंकि वो सारे इन एक्सपीरियंस से होकर गुजरे हुए, सारी जिंदगी क्रिकेट खेली है, क्रिकेट मैनेज किया उन्होंने, तो वो बहुत डीपली अंडरस्टैंड करते हैं इश्यूज़ को। और वो जब राशिद लतीफ़ साहब एक बहुत जो है वो कैपेबल नाम है, जब उनको बात करते हैं तो उसके पीछे एक बड़ी सोच होती है, वो ऐसे हवा में बात नहीं करते। तो डेफिनेटली मेरा ये ख्याल है कि अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी, ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बल्कि शादाब खान के साथ भी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हरगिज इस तरह का कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए, बल्कि बैक करना चाहिए अपने। हालांकि अब आपको पता है हाल ही में वो 100 विकेट लेने वाले पहले T20 इंटरनेशनल में हमारे बॉलर बने, उनको बैक करना चाहिए था, उनको इतना बैक करना चाहिए था कि वो 6ठे नंबर पे हैं तो वो पहले पे जाते, लेकिन इंस्टेड ऑफ बैकिंग जिस तरह आप कह रहे हैं, हम जो है ना वो टीज करते हैं प्लेयर को, और प्लेयर को तंग कर देते हैं कि ये किसी तरह हमारी जान छोड़ के, क्रिकेट की जान छोड़ के घर बैठ जाए। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि आप जितना अच्छा क्रिकेटर को बैक करेंगे, जितना अच्छा माहौल देंगे कि यार आपका क्रिकेट बोर्ड आपके पीछे खड़ा है, आपसे गलतियां होंगी कोई बात नहीं, हम संभालने के लिए यहाँ पर, हम इसीलिए हैं, तो उतना आपका क्रिकेटर खुल के परफॉर्म करेगा। मेरा ख्याल है कि इस तंगी के माहौल में, इस तरह के माहौल में कि कोई गलती होगी तो क्या होगा पता नहीं, कि मेरे साथ क्या कर देंगे, इस तरह के माहौल में फिर परफॉर्मेंस तो नहीं आती, फिर खबरें ही आती हैं। और लास्ट कुछ मैचेस चल रहे हैं। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड के हवाले से, और न्यूजीलैंड की T20 टीम का भी ऐलान हो गया और उनकी ODI टीम का भी ऐलान हो गया, लेकिन यहाँ पर मैं और रेमन नजीब सर अब यही तुक्के लगाएंगे कि हमारी टीम में कौन होगा कौन नहीं होगा। और कहा यह जा रहा है कि 1-2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और वैसे भी पीसीबी भी राइट टाइम का इंतजार कर रहा है कि कोई राइट टाइम आए, ये सुप्रीम कोर्ट से लोगों की नज़रें हटें, कुछ इस तरह का वो आवाम की तवज्जो हटे, तो मेरा ख्याल है उस वक्त जाके स्क्वाड ऐलान करेंगे। हाँ, मेरा ख्याल है कि अभी यही जो जोड़ तोड़ चल रहा होगा, किसको रखना है किसको नहीं रखना है, और हर क्रिकेट बोर्ड के कुछ मंजूर नज़र खिलाड़ी होते हैं और कुछ खिलाड़ी होते हैं वो ज़ेर अताब आ जाते हैं। तो बहरहाल ये एक अच्छा मौका है। मैं ये समझता हूँ कि अभी T20 में इनके बहुत सारे नए नाम हैं T20 स्क्वाड में, तो आप 1-2 सीनियर्स को 2-3 को लाके अपने जो प्रॉपर यंगस्टर्स हैं, T20 का वर्ल्ड कप तो अभी थोड़ा दूर है ना, आप T20 में अभी भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो आप अपने यंगस्टर्स को, आप रिजवान को ले आएँ, बाबर को ले आएँ, एक शाहीन को ले आएँ, और उनके बीच में ये यंगस्टर्स उनको खिलाएँ, तो आप को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अपनी देखिए, ये भी लोगों को समझ नहीं है
शारजा की कंडीशन नए लड़कों के लिए बहुत मुश्किल थी, क्योंकि शारजा स्लो पिचेस हैं, फंसी हुई पिचेस हैं। अफगानिस्तान में अब सारा साल खेलता स्पेशली है। बंदा पिंडी में खेल के हाँ, जाए तो फिर तो ये ट्रू पिचेस से जब आप स्लो विकेट पे जाते हैं ना, तो वो बड़ा एडजस्ट करना, ये नहीं होता कि आपने एक बटन दबाया आप एडजस्ट कर लेंगे, ये टाइम लगता है। तो अपनी कंडीशन में पाकिस्तान में खेलेंगे तो ये लड़के ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनको खेलने की आदत है। तो मेरा ख्याल है इनको यंगस्टर्स को बैक करना चाहिए। बाकी 50 ओवर वर्ल्ड कप में मैं समझता हूँ कि एहसान उल्लाह को आप 50 ओवर में ला सकते हैं। उसके बाद उसामा मीर लाजमुल मलजूम है, पिछले उसामा सीरीज मीर में तो भी थे। बहुत बड़ी सेंसेशन है। मैं समझता हूँ कि शादाब के लिए बहुत बड़ा खतरा भी है, टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग। बिल्कुल, तो उसामा मीर का जो हाइट लंबी है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, गूगली से अच्छा बैटिंग है। कर लेते हैं अच्छी खासी। जी, तो लोअर ऑर्डर में अच्छे कंट्रीब्यूशन भी करने की सलाहियत रखते हैं। तो मेरे ख्याल है ये तो प्रोमिनेंट लोग हैं, इनको लाजमी आपको ओडीआई क्रिकेट। अच्छा, ये बताएं कि तैयब ताहिर और सुना है कि आजम खान को वापस ड्रॉप कर रहे हैं 2 मैचेस 3 मैचेस खिला के। देखिए, मैं वो कहूंगा कि आपकी सिलेक्शन बहुत मुश्किल होनी चाहिए कि 1-2 मैचेस की परफॉर्मेंस पे हाइप बनाता सोशल मीडिया और आप ले आते हैं। सिलेक्शन बहुत टफ होनी चाहिए, उसको हर मरहले से गुजार के प्लेयर को ना, जब बिल्कुल आपने कहूंगा यार हर हमने तरीके देख लिया, फिर उसको लाना चाहिए। और जब उसको सिलेक्ट कर लिया जाए तो तो फिर फिर ड्रॉप उसको नहीं करना वक्त दिया जाए, एक लंबा वक्त दिया जी, जाए, कम से कम 4-5 सीरीज मिलनी चाहिए। ऐसी है। जी बिल्कुल, प्रॉपर उसको चांस देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिलेक्शन भी जल्दी और ड्रॉप भी जल्दी, इसमें ना प्लेयर का फायदा है ना क्रिकेट का। वैसे तो पाकिस्तान में यही है कि सिलेक्शन भी जल्दी होती है और ड्रॉप भी जल्दी होता है, लेकिन इमाद वसीम उनके बारे में आ रहा है कि वो रिटेन भी करेंगे, और कुछ खबरें ये भी हैं कि शायद वाइस कप्तान भी उनको बनाया जाए। जी, खबर तो चल रही है इसको वाइस कप्तान बनाएंगे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि 50 ओवर के लिए तो इमाद मौजूद नहीं है, क्योंकि उनकी फिटनेस के इशू शुरू से रहते हैं। अभी आपने T20 सीरीज में भी देखा था कि वो उनको फिटनेस के इशू आया था, वो बॉलिंग नहीं करने आए थे सेकंड T20 में स्टार्ट में, तो उनके फिटनेस के इशू से तो मुझे नहीं लगता कि वो 50 ओवर के लिए क्रिकेट के लिए मौजूद हैं। तो आपके पास नवाज हैं, वो ज़्यादा फिट हैं, ज़्यादा अच्छे फील्डर भी हैं, प्लेयर इमाद बहुत अच्छे हैं, प्लेयर का तो उसमें कोई डाउट ही नहीं लेकिन है। जिस तरह की बैटिंग फॉर्म है आजकल इमाद के पास, लगता नहीं है वो हमें फ्रूटफुल साबित होंगे 50 ओवर्स में। फिटनेस पे फिर मैं आपको बात कहूंगा कि फिटनेस जो है वो T20 क्रिकेट वाली है। T20 क्रिकेट बहुत छोटी क्रिकेट होती है, 50 ओवर की क्रिकेट बहुत बड़ी क्रिकेट होती है, तो वहां पर मुझे नहीं लगता कि फिटनेस पे वो सर्वाइव कर सकेंगे। तो कंपेयर टू अगर मैं नवाज को देखूं तो वो उनसे फील्डर भी ज़्यादा अच्छे हैं, ग्राउंड में कवर भी करते हैं, और बॉलिंग में भी इमाद वसीम की 1 डायमेंशनल बॉलिंग है, वो 50 ओवर को सूट नहीं करती, वो T20 को सूट करती है, क्योंकि बैट्समैन मारने जाता है, स्लॉगिंग पे जाते हैं तो विकेट मिल जाती है। आखिरी सवाल आपसे करूंगा, वसीम जूनियर को हमने कैरी किया 1.5-2 साल, और अब खबरें ये आ रही हैं कि वसीम जूनियर को बाय बाय करने का वक्त आ चुका है। अगर करते हैं तो मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड कप को देखते हुए मेरा ख्याल है कोई वाइज डिसीजन नहीं होगा, वो वर्ल्ड कप में रिवर्स स्विंग का बड़ा रोल प्ले होगा और वो वहाँ पे लीथल साबित हो सकता है। ठीक, अमर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया। इससे पहले हमारे साथ में इमरान भट्ट साहब मौजूद थे। आप दोनों अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।